हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉपर्स नोट्स चैनल। तो बेसिकली मैं ये क्लासेस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे अभी कंट्री में लॉकडाउन चल रहा हुआ है पैंडेमिक की वजह से, और लॉकडाउन चलते हुए हमारे सेंटर्स नहीं खुल पा रहे हैं। बहुत सारे ट्यूशन सेंटर अभी भी नहीं खुल पा रहे हैं। कुछ एरिया कंटेनमेंट जोन में है जिसकी वजह से वहाँ पे अभी भी क्लासेस वगैरह शुरू नहीं हुई है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कंटेनमेंट जोन में नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है जिसकी वजह से हम सेंटर नहीं खोल सकते हैं। तो ये मैं रिकॉर्ड क्लासेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे घर पर बैठे हैं और ऑनलाइन के लिए भी कह रहे हैं क्लासेस के लिए, लेकिन नेट का इशू भी है उन लोगों के पास कि वो एक्चुअल टाइम पे हमारे पास बैठ के क्लास नहीं ले सकते। तो बेसिकली मैं ये क्लास रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चे जो घर पे बैठे हैं उन्हें हेल्प हो जाए उनकी स्टडीज़ में, क्योंकि 12th क्लास में बोर्ड्स हैं आपको पता है, और अगर आप अभी से प्रिपरेशन करके नहीं चलोगे तो आगे आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी क्लासेस इसीलिए है कि आपको स्टडीज़ में हेल्प हो जाए जब तक आपके सेंटर्स नहीं खुल जाते, और आगे भी मैं कंटिन्यू करता रहूँगा जैसे जैसे मेरे को ये क्लासेस के जब टॉपिक बढ़ते जाएंगे मैं आगे भी कंटिन्यू करता रहूँगा। तो बेसिकली ये सिर्फ टॉपिक इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है इसलिए। और बेसिकली हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से ही अभी प्रिपरेशन करके चलेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि अभी से आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं आपको पूरी तरह से प्रॉपर क्लासेस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जो मैं अपने क्लासेस में रिकॉर्ड करवाता हूँ, जो मैं अपने क्लासेस में बच्चों को नोट्स से पढ़ाता हूँ, वही नोट्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप ये फॉलो करेंगे और आप इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 12th की इकोनॉमिक्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। 12th के इकोनॉमिक्स में आपके पास दो बुक्स है, पहली आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी आती है इंडियन इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है थ्योरी, एक है दूसरा प्रैक्टिकल, और इंडियन इकोनॉमी ओनली थ्योरी। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें मैंने इसलिए दो तरीके में इसमें डिवाइड किया है क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें दो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल भी है थ्योरी भी, लेकिन प्रपोर्शन यहाँ पे थ्योरी का ज़्यादा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा थ्योरी का है। आप मान के चलिए कि प्रैक्टिकल आपका अराउंड 20 से 25% होगा, बाकी जो भी बच रहा है 75 या 70% वो आपका थ्योरी में होगा, ठीक है। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी वो 100% प्योर थ्योरी है। आपको इंडियन इकोनॉमी को पूरा थ्योरी ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अपने लिए तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करके आप इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा हल्के वे में करके भी चल सकते हो, जिससे आपके अच्छे स्कोर मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करना बेसिकली ज़्यादा ईजी होता है लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, और यहाँ पर आपको दोनों ही सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये उसी तरीके से है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले क्या था, पहले जो सिलेबस था उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में था, माइक्रो और मैक्रो एक साथ थे, और जो इंडियन इकोनॉमी है ये पहले 11th में था, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर से सिलेबस चेंज हुआ है, जिसकी वजह से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या हो गया है, वो 11th में शिफ्ट हो गया है, और इंडियन इकोनॉमी वहाँ से उठकर 12th में आ गया है। तो आपको ओवरव्यू देता हूँ थोड़ा बहुत कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो बेसिकली जो चीज़ें देखते हैं वो एक सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग देखते हैं। वहाँ पे जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी हम वहाँ पे पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग देख के चलते हैं। जैसे कि एक पर्सन की डिमांड क्या है, एक पर्सन की सप्लाई क्या है, एक पर्सन की रेवेन्यू क्या है, या एक पर्सन का प्रॉफिट क्या है, मतलब सब एक पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है। एक इंडिविजुअली देखा जाता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जस्ट अपोजिट है। किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल यूनिट को एक ही पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखा जाता है, पूरे ग्रुप को एक साथ स्टडी करा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच द होल इकोनॉमी इज स्टडीज एज अ सिंगल यूनिट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो क्या करता है, इन विच होल इकोनॉमी स्टडीज है सिंगल यूनिट, ठीक है। जिसमें पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है। सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग मतलब पूरी इकोनॉमी को क्या मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता कि ये 2 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं। जितने भी कंट्री में लोग हैं, मान के चलते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 100 करोड़ लोग हैं अगर कंट्री में, तो 100 करोड़ लोगों को एक माना जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग सबको क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। तो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इन दिस स्टडी ऑफ ग्रुप इन द इकोनॉमी इज डन। इसमें क्या होता है, जो ग्रुप की स्टडी करी जाती है, इसमें एक पर्सन की स्टडी नहीं करी जाती। इसमें क्या होता है,
ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पर्सन की स्टडी करी जाती है, जिससे क्या होता है, हेल्प मिलती है इकोनॉमी के बिहेवियर को समझने में। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन और अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। मतलब इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो ये है कि वो इकोनॉमी में क्या कर सके, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर सके। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है जहाँ पर एक पर्सन काम करने के लिए एबल है, मतलब वो काम करने लायक है, उसे काम मिल रहा है। ठीक है, वो काम कर भी रहा है, और कहाँ पे, एट अ करंट वेज रेट। जो वेजेस मिल रहे हैं वो वहाँ पे काम कर रहा है, करने के लिए रेडी है, और वो उस पर्सन काम करने के लिए एबल भी है। तो ये चीज़ जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इसके मेन टूल्स होते हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा डिमांड और सप्लाई होते हैं। डिमांड और सप्लाई ही ज़्यादातर यूज होते हैं एक इकोनॉमी को एक इंडिविजुअल के बारे में पता करने के लिए। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डिमांड सप्लाई तो है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, अभी मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, आपको डेफिनेशन आगे क्लियर करवा दूंगा। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है, एग्रीगेट डिमांड, जितनी भी डिमांड की जा रही है उस सबको पहले एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग देखते थे, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता था। लेकिन अब जितनी भी डिमांड की जा रही है, और अब वो जो डिमांड है वो किसकी है, पूरे ग्रुप की है। तो जो पूरे ग्रुप की जो डिमांड होगी उसको सम कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, सम करना। इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई होती है कि जितनी भी सप्लाई हम कर रहे हैं वो सबको हम सम कर देंगे, ग्रुप की सप्लाई को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, वो चीज़ हमारे पास क्या निकलेगी, एग्रीगेट सप्लाई निकलेगी। क्लियर है? आप चाहो तो इसके नोट्स भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है, ये जो चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ नोट्स से, ये मैं अपने उन नोट्स से करवा रहा हूँ जो क्या कहते हैं मैं अपनी क्लास में, लाइव क्लासेस में यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये मैं इसीलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके नोट्स भी साथ के साथ बनते रहें और आपको रिविजन के टाइम पे हेल्प मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत लोगों की दिक्कत है कि अभी बुक्स वगैरह नहीं खरीद पा रहे हैं बच्चे, और क्या कहते हैं अभी, क्योंकि अभी 12 वालों का रिजल्ट नहीं आया तो वो बुक्स बेच भी नहीं रहे हैं, और प्लस अभी स्टॉक भी नया नहीं आया, तो बहुत सारे रीजंस है। तो आप साथ के साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम क्या कहते हैं पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ डेफिनेशन, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके। तो सबसे पहले आता है एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। होपफुली मुझे अंदाज़ा होगा शायद कि आपको पता होगा कि कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। कंजम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है। किस लिए परचेज कर रहा है, ताकि वो अपने नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। जब वो गुड्स को परचेज कर रहा है और उसमें वो यूज कर रहा है अपने ऊपर, तो उसे कहते हैं कंज्यूम करना, और उसी चीज को कहते हैं कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है उसको वो यूज कर रहा है अपने लिए, तो उसे कहते हैं क्या, कंजम्पशन करना। ठीक है, एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, इट इज द कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब है कि ये क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जितना कंजम्पशन हो रहा है वो क्या होता है, एग्रीगेट कंजम्पशन होता है। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में जितना भी लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन किसका होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का ही होता है। एक एक इंडिविजुअल कंजम्पशन कर रहा है, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग कंजम्पशन कर रहा है, तो जितना भी एक, फिर इन सारे कंजम्पशन क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरे इकोनॉमी का कंजम्पशन आ जाएगा एक अकाउंटिंग ईयर का। एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो हमारा साल चलता है उसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर कॉमर्स से नहीं है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम जो अकाउंट्स बनाते हैं या फिर हम जो भी क्या कहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी जो भी हम करते हैं, उसमें जो क्या हो ईयर लेके चलते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है। टैक्स वगैरह में भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ईयर होता है। जैसे आपने सुना होगा बजट में जो आता है, बजट आता है 2018-19, बजट छोड़िए, आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। बजट आपका स्कूल कितने तारीख कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और कब तक के लिए होता है, 31 मार्च तक के लिए होता है। तो ये जो होता है ये अकाउंटिंग ईयर होता है कि आपका स्कूल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च तक जा रहा है, तो ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब का क्या किया जा रहा है, कंजम्पशन किया जा रहा है, तो उस कंजम्पशन को कहेंगे क्या, एग्रीगेट कंजम्पशन कहेंगे।
कि सारे कंजम्पशन को इकट्ठा कर दिया, वो हमारा हो जाएगा एग्रीगेट कंजम्पशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। जैसे पीछे में आपके पास था एग्रीगेट डिमांड, वही चीज। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? द टोटल एक्सपेंडिचर डन ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको क्या किया जा रहा है? परचेज किया जा रहा है। परचेज करने के लिए किया क्या जा रहा है? खर्चा किया जा रहा है। तो जितना भी खर्चा किया जा रहा है उस सबको टोटल करके हम एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। समझ में आया कि एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं और उस पर खर्चा किया जा रहा है। तो जो टोटल खर्चा किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डिमांड की डेफिनेशन तो ऐसी नहीं थी। डिमांड में तो था कि एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इस टाइप की कुछ डेफिनेशन होती थी। लेकिन यहाँ पर तो एक्सपेंडिचर आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, वहाँ पर क्या होता था? बहुत खरीदता तो था, आपने पढ़ा होगा परचेज कर रहा है। तो परचेज कैसे करेगा? खर्चा ही तो करेगा ना। तो परचेज कर रहा है, वहाँ पे भी परचेज कर रहा है, यहाँ पे भी। वहाँ पे खर्चा कर रहा है लेकिन डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हुआ। यहाँ पे खर्चा कर रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया। वहाँ पे जो परचेज होता था वो एक पर्सन करता था, इसलिए वहाँ पे एक्सपेंडिचर हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है? एक पर्सन नहीं कर रहा, पूरी इकोनॉमिक परचेज कर रही है। जितनी भी इकोनॉमी है कंट्री में, जितने लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है? किया जा रहा है किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो उसे कहेंगे क्या? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। समझ में आया? कमेंट करके बताना समझ में आया नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे कि हमारा सप्लाई होता था, सप्लाई का मतलब हमने देखा था कि एक जो पर्सन है, एक प्रोड्यूसर है, वो क्या है? डिफरेंट टाइम पर और एक पर्टिकुलर प्राइस पर क्या है? रेडी है किस चीज़ के लिए? अपने गुड्स एंड सर्विस को बेचने के लिए। ये डेफिनेशन होती थी सप्लाई की। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर हैं एक इकोनॉमी में, जितने भी प्रोड्यूसर हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उन सबका इकट्ठा करके देखेंगे। तो डेफिनेशन देखो, द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो सम टोटल क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर है, एक अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिए उनकी मॉनेटरी वैल्यू जो होगी, मॉनेटरी वैल्यू मतलब वो अमाउंट जो आप क्या कर रहे हो? रिकवर करोगे इन सामान को बेचने पर। मतलब मार्केट में जब आप सामान बेचोगे तो जितने पैसे आपको मिलेंगे वो जाती है मॉनेटरी वैल्यू। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो उस मॉनेटरी वैल्यू क्या कर देंगे आप? सम कर देंगे। तो उस चीज़ को कहेंगे क्या? एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। मतलब एग्रीगेट सप्लाई का सिंपल मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग पीरियड है, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब बनाए जा रहे हैं, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहेंगे हम? एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। मतलब एक कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जितनी भी इनकम अर्न हो रही है वो चीज़ क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि जितनी भी आप जो इंडिया का मैप देख रहे हो, इंडिया के मैप में जितना भी इंडिया का हिस्सा आ रहा है, मतलब इंडिया जो आपको पूरा दिख रहा है मैप में, वो चीज़ क्या है? वो पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की। ठीक है, तो उस हिस्से में, उस पोर्शन में, मतलब पूरे इंडिया की बात कर लेते हैं, अगर पूरे इंडिया में जितनी भी इनकम अर्न करी जा रही है वो चीज़ क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नेशनल इनकम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस है हमारे पास। आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूरा पूरा एक चैप्टर बेस है इस पर कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द टोटल इनकम earned by the normal resident of a country within an accounting period is known as national income of that country। मतलब टोटल इनकम जो है अर्न की गई, किसने अर्न करी है? नॉर्मल सिटीजन। नॉर्मल सिटीजन मतलब हम और आप, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं। नॉर्मल सिटीजन एक तरह से कह सकते हो जो बाय बर्थ
इंडिया में ही रह रहा है, तो वो हो जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री में क्या कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है और टोटल इनकम अर्न कर रहा है, उसे कहेंगे क्या, नेशनल इनकम है। अब आप बोलोगे सर डोमेस्टिक टेरिटरी में भी तो यही, डोमेस्टिक इनकम में भी तो यही था, वहाँ पे भी तो नॉर्मल रेजिडेंट ही आते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वही काम कर रहे हैं, वही लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे और वहाँ पे इतना सा डिफरेंस है, वहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड आ जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आता। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों नहीं आता, यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी छोटा वर्ड हो जाता है और नेशनल का मतलब होता है पूरे कंट्री की बात कर रहा है। अब यहाँ पे कोई पर्सन है, हम तो यहीं पर रह रहे हैं, अब मान लो मैं इस कंट्री में जब से पैदा हुआ मैं तब से रह रहा हूँ, लेकिन मैं बिजनेस जो कर रहा हूँ वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहा है, मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उस पर जो इनकम होगी क्या वो मेरे इस कंट्री की इनकम नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि मैं तो यहीं पे रह रहा हूँ ना। लेकिन वही डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक इनकम की बात करें, डोमेस्टिक इनकम में साफ साफ बोला गया है डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इनकम अर्न होनी चाहिए, बाहर से कोई इनकम नहीं आनी चाहिए। वो डोमेस्टिक इनकम तभी मानेंगे जब वो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाएगी, मतलब इंडिया में। लेकिन नेशनल इनकम में ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम में क्या चीज़ है, आप बाहर से आपकी जो इनकम आ रही है वो भी इस कंट्री में इनकम मानी जाएगी। जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, या किसी से आपका बिजनेस दूसरी कंट्री में चल रहा है, वहाँ से आप इनकम आ रही है, वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक इनकम का सिंपल मतलब है कि सिर्फ कंट्री की बात हो रही है, सिर्फ कंट्री में ही इनकम अर्न करी जा रही है। लेकिन नेशनल इनकम में क्या हो रहा है, नेशनल इनकम में कंट्री की तो इनकम हो ही रही है साथ, लेकिन उसके साथ में कंट्री के बाहर की भी जो इनकम आ रही है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्लूड होगी। ठीक है, बस दोनों के बीच का डिफरेंस इतना सा है डोमेस्टिक टेरिटरी का। डोमेस्टिक टेरिटरी जहाँ वर्ड आ जाता है वो डोमेस्टिक इनकम हो जाती है, और जहाँ से वर्ड हट जाता है वो नेशनल इनकम हो जाती है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ मैं आपको अब ढंग से समझा पाया हूँ कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना, मैं दोबारा ये चीज़ आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक बार और लास्ट बार और देख लेते हैं इसे। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो क्या होती है, अर्न करी जा रही है कहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब इंडिया। इंडिया में जितनी इनकम अर्न हो रही है सिर्फ इंडिया में ही अर्न हो रही है, वो चीज़ क्या हो जाती है, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। लेकिन नेशनल इनकम क्या होती है, वो इनकम जो नॉर्मल सिटीजन है, डोमेस्टिक टेरिटरी में भी नॉर्मल सिटीजन रहते हैं, डोमेस्टिक इनकम में भी नॉर्मल सिटीजन है, यहाँ पे भी नॉर्मल सिटीजन है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, कंट्री नॉर्मल सिटीजन ऑफ कंट्री विद इन अकाउंट में, यहाँ पे ये नहीं बोला कि कहाँ पे इनकम अर्न हो रही है, यहाँ पे ये बोला है कि एक कंट्री के जो नॉर्मल सिटीजन है वो इनकम अर्न कर रहे हैं। अब वो कहीं से भी करें, इंडिया में भी तो करेंगे, वो तो आएगी आएगी, इंडिया की जो बाहर से करेंगे वो भी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, आप सबसे अपने नोट्स ले रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ नोट्स आप ले रहे होंगे। अगर आप नोट्स ले रहे हो तो आपके लिए बहुत सी अच्छी बात है, अगर आप नोट्स नहीं ले रहे, आप ऐसे समझ रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप नोट्स ले लें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आगे जाके आप दोबारा से नोट्स प्रिपेयर करें हर चीज़ के। तो साथ के साथ में आप नोट्स बनाते जाएँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स आपको मैं अवेलेबल करवा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, those goods which are within the boundary line of the production and are used for making final goods and for adding the value in the existing goods। डेफिनेशन पढ़ ली, समझ में कुछ नहीं आया मैं जानता हूँ, चलिए आगे इसको धीरे धीरे तोड़ के देखते हैं। those goods which are within the boundary line of the production, वो गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं। अब बाउंड्री लाइन क्या होती है प्रोडक्शन की, वो चीज़ देखेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, आगे पढ़ते हैं। एंड आर यूज फॉर मेकिंग फाइनल गुड्स, और वो गुड्स जो किस लिए यूज होते हैं, फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज होते हैं। एंड फॉर एडिंग द वैल्यू इन द एग्जिस्टिंग गुड्स, या फिर वो गुड्स इसलिए यूज होते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, उसमें कुछ एडिशन करने के लिए यूज होते हैं। वो चीज़ क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, बाउंड्री लाइन पर हम अभी आएंगे, पहले बाकी दो चीज़ें समझ लेते हैं कि वो गुड्स जो फाइनल गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं और वो गुड्स जो एग्जिस्टिंग गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, लकड़ी है, पेड़ है, पहले आप पेड़ से एग्जांपल लीजिए, पेड़ इसको आपने काटा, उससे लकड़ी बना ली। ठीक है, अब जो लकड़ी हुई उससे आप फर्नीचर बना सकते हो,
बेड बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, ये सारी चीज़ें फर्नीचर में ही आ जाएगी। ठीक है, तो जो बेड बन रहा है, टेबल बन रही है, दरवाजे बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या फाइनल गुड्स हैं। इन्हें फाइनल गुड्स क्यों कहा जा रहा है? इन्हें फाइनल गुड्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब जब टेबल बन गई, अब या दरवाजे बन गए या फर्नीचर बन गया, अब उसके बाद उन गुड्स में कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कुछ एडिशन कर नहीं सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा का मतलब है कि अगर आप दरवाजे बना रहे हो तो दरवाजे किस तरीके से बनेंगे, फ्लैट बनेंगे, जो एक ढांचा होगा वो तो तैयार हो जाएगा। अब आपके उसके ऊपर आप चाहे प्लाई लगवाओ, आप डेकोरेशन वगैरह कराओ, वो अलग चीज़ है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन लकड़ी से आपने दरवाजे टेबल बनवा लिए तो जो फाइनल गुड्स जो बना, क्योंकि अब जो गुड्स आया ना, आपके पास टेबल आया, फर्नीचर आया, या क्या कहते हैं आपके दरवाजे आए, या आप आगे किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं करोगे। आप सिर्फ किस लिए यूज करोगे? अपने पर्पज के लिए यूज करोगे कि आप अपने घर में टेबल लगाओगे, फर्नीचर लगाओगे, ऑफिस में लगाओगे, घर में लगाओगे, दरवाजे जो घर बन रहा है आप उसमें लगाओगे। ठीक है, इन दरवाजों वगैरह से आप क्या करोगे, आगे कोई प्रोडक्शन नहीं करोगे। दरवाजे किसी और प्रोडक्शन में थोड़ी ना यूज हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर घर बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगे, उसमें दरवाजे लगेंगे, तो बेटा दरवाजे जो है वो एडिशन हो रहा है, बिल्डिंग में एडिशन हो रहा है, बिल्डिंग में उसका क्या आ रहा है, बस ऐड कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा थोड़ी ना हो रहा है ना। बिल्डिंग में कुछ फायदा थोड़ी ना आ रहा है उस चीज से। ठीक है, मतलब बिल्डिंग में आप बिना दरवाजे के आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे लकड़ी के दरवाजे नहीं लगाओ, स्टील के दरवाजे लगा लो, तो कुछ फर्क पड़ेगा उसमें? आप वहाँ पे दरवाजे ना लगा के शीशे के दरवाजे लगा लो, लकड़ी के दरवाजे ना लगा के शीशे के दरवाजे लगा लो, कुछ फर्क पड़ेगा उसमें लकड़ी के दरवाजों से? तो जो लकड़ी के दरवाजे बन रहे हैं उससे कुछ एडिशन नहीं हो रहा बिल्डिंग में, है ना। तो जो गुड्स बन के आ रहा है, हमारे पास टेबल आ गया या हमारे पास फर्नीचर आया, वो चीज़ हम फाइनल पर्पस क्या है उसका, हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी यहाँ पर फाइनल गुड्स बोली जाएगी। फाइनल गुड्स का सिंपल मतलब ये है कि वो गुड्स जो आप क्या कर रहे हो अपने यूज के लिए, फाइनल यूज के लिए आप क्या कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो, मतलब फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो। आपका कोई मोटिव नहीं है उससे आगे प्रोडक्शन करने का, वो चीज़। फॉर एडिंग द, और आगे देखते हैं, फॉर एडिंग द वैल्यू द एग्जिस्टिंग गुड्स, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स की वैल्यू एडिशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वैल्यू की एडिशन में जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पे आप मान लीजिए आप टेबल बनवाई आपने, ठीक है, टेबल आपका क्या हो गया, फाइनल गुड है, आपने बना लिया, उसके 4 पैर आ गए, ऊपर का सर्विस आ गया, आपकी टेबल बन गई। लेकिन आपने क्या बोला, आपको चाहिए था कि इसमें कुछ डेकोरेशन वगैरह भी हो जाए, आप इसमें प्लाई वगैरह भी लगवा लो साथ के साथ में। ठीक है, तो प्लाई वगैरह जो आप लगवाओगे वो भी क्या माना जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आपकी जो एग्जिस्टिंग गुड्स है उसमें वैल्यू एडिशन हो रही है। आप सिर्फ 4 पैर लगा के और टेबल लगा लिया आपने, उस पर एक सरफेस बना दिया, वो टेबल बेचोगे तो वो आपकी 700-800 में जा रही है। ठीक है, लेकिन वहीं आपने उसके ऊपर उस पर डेकोरेशन कर दिया, प्लाई वगैरह लगा दिया, अच्छी तरीके से डेकोरेशन वगैरह कर लिया, तो वो टेबल आपकी जा रही है, मान के चल देते हैं 1500-2000 की। तो आपके जो एग्जिस्टिंग गुड्स थे उसमें क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अब आते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन पे। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो गुड्स जो क्या है, प्रोडक्शन के अंदर आते हैं, मतलब अभी भी उसमें गुंजाइश है कि हम उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, कि उस पर एक बाउंड्री लगी हुई है, कि हम कहते हैं ना कि इसकी आप लिमिट में, इसकी लिमिट के अंदर है, मतलब प्रोडक्शन की लिमिट के अंदर होना, ये चीज कह सकते हो आप इसे। बाउंड्री लाइन को आप कह सकते हो लिमिट, कि प्रोडक्शन की लिमिट के अंदर है, कि अभी भी ये प्रोडक्शन की लिमिट के अंदर होने का मतलब है कि अभी भी इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, वो गुड्स जो क्या होते हैं, लिमिट के अंदर होते हैं, प्रोडक्शन करने की लिमिट के अंदर होते हैं, वो चीज़ क्या हो जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप समझो यहाँ पे कि आपने लकड़ी पेड़ काटा, लकड़ी रख ली। ठीक है, लकड़ी से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, दरवाजे बना सकते हो, बिल्डिंग में यूज़ हो सकता है, वो घर बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, टेबल फर्नीचर इन सब के लिए यूज़ हो जाता है। तो जो लकड़ी है वो क्या है, लिमिट के अंदर है, किसके, प्रोडक्शन के लिमिट के अंदर है, कि अभी भी प्रोडक्शन इस पर हो सकता है। ठीक है, तो बाउंड्री लाइन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, लिमिट किस चीज़ की लिमिट है, कि प्रोडक्शन की लिमिट है जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, जो कि क्या होते हैं, फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्जिस्टिंग गुड्स को बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा समराइज करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं, या जो हमारे पास गुड बन चुके हैं या हमारे पास फाइनल कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, उसमें वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं,
या फिर वो गुड्स जो प्रोडक्शन की लिमिट के अंदर होते हैं। प्रोडक्शन की लिमिट के अंदर होने का मतलब क्या है कि हम अभी भी उसमें गुंजाइश है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट था ये, थोड़ा धीरे धीरे समझाना पड़ता है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल हमारे पास आ गया फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? दोज गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट आर नोन एज फाइनल गुड्स। मतलब वो गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होते हैं। फाइनल कंजम्पशन का मतलब है कि आपने सामान खरीदा, आप खुद यूज कर रहे हो या आपकी फैमिली में कोई यूज कर रहा है, आपके घर में यूज हो रहा है। आपने उसे इसलिए नहीं खरीदा कि आपको उसे आगे बेचना है। ठीक है, आपने खरीदा किस लिए खरीदा? खुद यूज करने के लिए खरीदा। तो वो चीज क्या होती है? फाइनल कंजम्पशन के लिए। या फाइनल इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। फाइनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, अपने पर्पज के लिए खरीदी है, आपने वहाँ पे ऑफिस लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, आपने अपने पर्पज के लिए खरीदी है ना, आप वहाँ पे जाके रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें कहते क्या है? फाइनल गुड्स कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी है यहाँ पर, दोज गुड्स विच क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर आर नोन एज फाइनल गुड्स। मतलब फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं। मैंने प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब बताया था कि लिमिट होती है, तो यहाँ पे लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, प्रोडक्शन की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, मतलब अब इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। एंड आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर, और वो फाइनल कंज्यूमर के लिए फुल्ली यूजेबल है, मतलब फुल्ली रेडी है यूज करने के लिए, कंज्यूमर में यूज कर सकते हैं। आर नोन एज फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल लकड़ी थी, लकड़ी से आप मतलब पेड़ था, पेड़ से आपने लकड़ी काटी, लकड़ी काटने के बाद जो लकड़ी आई वो तो आपका इंटरमीडिएट हो गया कि आप उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हो, लेकिन आपने उससे एक पर्टिकुलर टेबल बना दी। अब टेबल बनने के बाद आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना सकते। उसमें उसमें टेबल में 4 पैर लगेंगे, एक ऊपर का सरफेस बनेगा, बस ज्यादा ज्यादा यही होगा। आप उस पर डेकोरेशन वगैरह कर सकते हो, लेकिन आप उसमें प्रोडक्शन तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता ना। तो वो चीज क्या होगी, वो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन से बाहर होगी, मतलब लिमिट क्रॉस कर चुकी है वो प्रोडक्शन की, और वो क्या है, फाइनल कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है यूज करने के लिए, तो उसे कहते हैं फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और शायद आप नोट्स भी ले रहे होंगे। आप नोट्स लेते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द डायरेक्ट नीड ऑफ कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। वो गुड्स जो किस लिए यूज होते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं क्या है, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब आप खाने पीने की चीज़ों का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें हो गई, या आप कर सकते हो कपड़े वगैरह हो गए, वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। आप खाने पीने की चीज़ें ले रहे हो, कपड़े ले रहे हो, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली पर्सन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। कि खाना पीना हम किस लिए खाते हैं, ताकि हमारी भूख सेटिस्फाई हो जाए। कपड़े वगैरह हम इसलिए खरीदते हैं ताकि हमें सर्दी जुकाम या ठंड वगैरह से राहत मिले। जैसे कि गर्मियों में हम हल्के कपड़े खरीदते ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे गर्म कपड़ों में, और सर्दियों में हम गर्म कपड़े खरीदते ताकि ठंड ना लगे। तो ये सारी चीज़ें क्या डायरेक्ट नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये गुड्स कैसे होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर फाइनल गुड्स भी तो ये होता है, फाइनल गुड्स भी तो क्या कहते हैं, फाइनल यूज़ होता है, उसे कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखो, जो फाइनल गुड्स है वो यूज तो हो रहा है, लेकिन उसमें डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा। ठीक है, कि आप मान लो अपने घर में टेबल लेके आ रहे हो, उससे आपको डायरेक्टली कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। उस टेबल के ऊपर आप कुछ सामान रखोगे, या वो आप बस डेकोरेशन के लिए आप लाए हो, ठीक है, लेकिन आपको उससे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब आपको उससे जैसे भूख लगी थी, आपने टेबल खरीद ली, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ क्या है, आप कंज्यूमर गुड्स में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, कि आप उसी चीज़ को कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे जिससे आपको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं एक कंज्यूमर की नीड को। डायरेक्टली सेटिस्फाई जैसे कि भूख लगी थी, हमने खाना वगैरह ले लिया, कपड़े वगैरह खरीद लिए, या हम कहीं बाहर घूम रहे हैं, हमें कुछ ऐसा दिख गया जिससे क्या कहते हैं, हमें हाँ लगेगा कि हाँ इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें कुछ थी, उससे आपने खरीदा, तो वो चीज़ क्या हो जाएंगी, कंज्यूमर गुड्स रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स का। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट नीड को सेटिस्फाई करते हैं किसी कंज्यूमर की। ठीक है, लेकिन फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट नीड को सेटिस्फाई नहीं करते,
बस यूजेबल हो जाते हैं, वो यूज़ कर सकता है कोई भी उसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ होगा इसमें। तो डेफिनेशन देखो, दोज गुड्स विच यूज्ड टू प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी एंड सर्विसेज। वो गुड्स जो किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि वो आगे गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। मतलब कैसे? जैसे कि एक पर्सन है, एक प्रोड्यूसर है, वो क्या बना रहा है? मशीनें बना रहा है, सिलाई की मशीनें बना रहा है। ठीक है, वो जो सिलाई की मशीनें बना रहा है वो अपने लिए थोड़ी ना बना रहा है, या घर में थोड़ी ना यूज होंगी, है ना। सिलाई की मशीनें किस लिए यूज होंगी? सिलाई करने के लिए यूज होंगी। सिलाई करके वो क्या बनाएगा? कुछ ना कुछ सामान बनेगा, कुछ कपड़े बनेंगे, और कपड़े बनेंगे कि वो लास्ट का प्रोडक्ट बनेगा। तो वो गुड्स जो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आगे प्रोडक्शन कर सके, तो उन्हें कहते क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। कि मशीन जो है वो इसलिए बनाई जा रही है ताकि वो उनसे आगे प्रोडक्शन किया जा सके। समझ में आया? आगे देखते हैं। दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन ऑन देम। और ये गुड्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। किसके? प्रोड्यूसर के। अकाउंट्स वाले जो हैं, कॉमर्स वाले, उन्हें पता होगा कि फिक्स्ड एसेट्स वगैरह क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं हमारे बैलेंस शीट वगैरह में आते हैं। और जो नॉन कॉमर्स के हैं उनके लिए मैं समझा देता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स आपको नाम से तो वैसे समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार समझा देता हूँ। फिक्स्ड एसेट का मतलब है संपत्ति, कि प्रोड्यूसर की संपत्ति है। ठीक है, कि जिसने सामान खरीदी वो मशीन। यहाँ पे ये प्रोड्यूसर कौन है? ये वो प्रोड्यूसर है जिसने ये मशीन खरीदी आगे प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, ये वो प्रोड्यूसर नहीं है जिसने मशीन बनाई थी, ये वो प्रोड्यूसर है जिसने मशीन खरीदी है ताकि वो आगे प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रोड्यूसर आएगा, और ये उस प्रोड्यूसर की क्या होती है? फिक्स्ड एसेट होते हैं, मतलब उसकी संपत्ति होती है। और इस पे क्या होता है? डेप्रिसिएशन भी लगता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब होता है इसकी वैल्यू कम होती जाती है धीरे धीरे। और कैपिटल गुड्स भी नहीं कहते हैं। कैपिटल गुड्स इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से फिक्स्ड संपत्ति मानी जाती है, इसीलिए इसे कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी से पूरा आपको ये सिलेबस आपका कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, ताकि मैं आगे उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करके उसको डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ठीक है, टिल देन बाय बाय।